राजनीति विज्ञान विषय के विद्यार्थी अक्सर एक शब्द सुनते हैं और वो है संविधान। आज हम लोग संविधान पर चर्चा करेंगे कि संविधान क्या है और किसी भी देश के लिए एक संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। एक विचारक हुए हैं जीन ब्लांडेल, उनकी एक किताब आई थी कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में जीन ब्लांडेल ने लिखा है कि संविधान का निर्माण एक उदारवादी सिद्धांत के रूप में हुआ था, जिसका उद्देश्य सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना था, लेकिन आधुनिक सरकारों के लिए यह एक प्रतीक चिन्ह बन चुका है। एक शब्द उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया और वो है उदारवादी। हम जितना भी हमारा राजनीतिक दर्शन है वो सब या तो राज्य को लेकर है या व्यक्ति को लेकर है। तो इस तरह से जितना भी पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो राज्य के और व्यक्ति के बीच में एक पेंडुलम के रूप में घूम रही होती है। या तो विचारकों ने राज्य को प्राथमिकता देकर राज्य को बड़ा मानकर कुछ विचार दिए हैं, और या फिर व्यक्ति को बड़ा मानकर उनके विचार आए हैं। तो जो लोग राज्य को बड़ा मानते हैं उनको आदर्शवादी कहते हैं। जैसे प्लेटो ने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहत्तर रूप है, अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो इस तरह से लोगों ने राज्य को बड़ा माना और व्यक्ति को छोटा माना। लेकिन एक विचारधारा आई और जिससे व्यक्ति बड़ा हुआ, जिसमें लाक का नाम हम लेते हैं। लाक को उदारवादी मानते हैं, उदारवाद का जनक मानते हैं, जिन्होंने सबसे पहली बार कहा कि कोई एक सरकार अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो व्यक्तियों को ये अधिकार होगा कि जो उसके व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार हैं, अगर वो उनकी रक्षा नहीं कर पाती है सरकार, तो व्यक्तियों को ये अधिकार होगा कि उस सरकार को बदलकर एक नई सरकार का गठन कर लें। तो पहली बार उदारवाद की शुरुआत हुई और इसके लिए बहुत आवश्यक था कि एक संविधान हो। तो संविधान सामान्य रूप से देखा जाए सरकार के ऊपर नियंत्रण करने की विधियां हैं जो सरकार को कंट्रोल करती हैं कि वो निरंकुश ना हो जाए। अलग अलग ढंग से इसकी परिभाषा की गई है। जैसे एक महत्वपूर्ण परिभाषा है गिलक्रिस्ट की। वो कहते हैं कि संविधान नियमों और कानूनों का लिखित या अलिखित रूप में एक ऐसा संग्रह है जो सरकार के गठन को, सरकार के मध्य शक्तियों के विभाजन को और सरकार के सिद्धांतों का निर्धारण करता है, जिसके आधार पर ये पूरा सिस्टम काम करता है। एक और विचारक हैं जिनका नाम C.F. स्ट्रांग है। वो मानते हैं कि संविधान सिद्धांतों का एक समूह है जिसके अनुसार सरकार की शक्तियां और शासितों के अधिकारों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि वो ठीक ढंग से काम कर सकें। कार्ल फ्रेडरिक मानते हैं कि संविधान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार पर एक प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जाता है। हरमन फाइनर एक विचारक हुए हैं, वो ये मानते हैं कि संविधान शक्ति संबंधों की आत्मकथा है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि संविधान किसी भी राजनैतिक समाज का एक फ्रेम है जिसमें संप्रभु शक्ति अपनी सत्ता का क्रियान्वयन करता है। तो इस तरह से अलग अलग विचारकों ने संविधान को परिभाषित करने की कोशिश की है। हमने जीन ब्लांडेल से अपनी बात शुरू की थी। जीन ब्लांडेल ने 3 तरह से इसको बताने की कोशिश की, प्रयास किया कि जो संविधान है उसको हम 3 स्टेप में समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है जो हमने उस समय बताया था आपको कि वो इसको उदारवादी का एक साधन मानते हैं जिसने सरकार के कार्यों को नियंत्रित किया ताकि व्यक्ति के अधिकारों को और उसकी स्वतंत्रताओं की रक्षा की जा सके। दूसरा, वो ये मानते हैं कि संविधान एक तरह का प्रपत्र होता है, एक लेख होता है जिसके आधार पर एक सरकार काम करती है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि संविधान एक व्यवहारिक सरकार के गठन के रूप में भी हम उसको देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसी जगह पर जहाँ, जैसे ब्रिटेन में है, हम कहते हैं कि लिखित नाम की कोई संस्था नहीं है, वहाँ का प्रथाएं, परंपराएं और जो चीजें हैं उसके आधार पर सरकार काम करती है। तो एक व्यवहारिक सरकार का गठन, एक सरकार का होना जिसके लिए कुछ एथिक्स तय कर दिए जाएं, कुछ मानक बना दिए जाएं जिसके आधार पर सरकार काम करे। इसी श्रेणी में एक और विचारक आते हैं, उनके बिना संविधान की चर्चा शायद पूरी नहीं होगी, जिनका नाम है केसी वियर। केसी वियर की एक किताब आई थी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस।
उसमें उन्होंने कहा है कि संविधान का आशय किसी देश की सरकार की व्यवस्था से होता है, और जब वो सरकार बनती है तो जिस नियम या कानूनों के तहत सरकार बनती है उसी के साथ वो उन कानूनों से नियंत्रित भी हो जाती है, क्योंकि वो कानून वैधानिक होते हैं, उनको हम न्यायालयों के द्वारा लागू करा सकते हैं, उनको हम वहां से न्यायालयों से उनका इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे कानून होते हैं जो अवैधानिक होते हैं, जिनको हम लागू नहीं करा सकते, जो प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित होते हैं, लेकिन ये बने हुए नियमों से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं, कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं, और सरकारें इनका उल्लंघन करना पसंद नहीं करती। अगर किसी लोकतंत्र में कोई सरकार का निर्माण होता है तो बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं जो इनको बाईपास करना या इनका उल्लंघन करना या इनको अनदेखी करना उनके लिए आत्मघाती हो सकता है। वो कहते हैं कि संविधान वैधानिक नियमों का एक संग्रह है जो सरकार का नियमन करते हैं, जिसके आधार पर एक बृहत्तर प्रपत्र तैयार कर लिया जाता है और उसको संग्रहित कर दिया जाता है, जिसके अनुसार शासन के संचालन होते रहते हैं। तो ये कुछ अलग अलग विचारकों ने संविधान के बारे में अपने अपने विचार दिए हैं। अभी हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि संविधानों को कैसे उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो संविधानों का वर्गीकरण करने के लिए सबसे प्राचीन जो वर्गीकरण हमको प्राप्त होता है वो अरस्तु से प्राप्त होता है। अरस्तु ने दो आधार पर संविधान का वर्गीकरण किया था। पहला तो ये था कि सत्ता किसके हाथ में है, और दूसरा एक तरीका ये था कि शासन करने का उद्देश्य क्या है। तो एक व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता है, अगर वो जनता के हित में शासन कर रहा है तो उसको राजतंत्र कहेंगे, लेकिन अगर वो स्वहित में शासन करता है, अपने हित में शासन करता है, तो वो तानाशाही हो जाती है। दूसरा वर्गीकरण उन्होंने बताया कि अगर कुछ लोग शासन करते हैं, अगर वो जनता के हित में शासन है तो वो कुलीन तंत्र कहा जाएगा, लेकिन वही कुछ लोग अगर अपने हित में शासन करना शुरू कर देते हैं तो वो धनिक तंत्र हो जाएगा। और तीसरी उन्होंने लोकतंत्र के बारे में कहा कि अगर जनता शासन कर रही है, जनता के हित में वो शासन हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था पॉलिटी। और अगर वो अपने हित में काम कर रही है सरकार, जिसको लोकतंत्र की सरकार कहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था भीड़ तंत्र, और इंग्लिश में उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया था डेमोक्रेसी। तो ये उस प्राचीन अरस्तु के समय का ये वर्गीकरण है जिस समय उन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। तो सरकारों के रूप बताए थे, और उन सरकारों के जो संविधानों का वर्गीकरण किया था वो इस प्रकार से था। इसके अलावा हम एक आधुनिक तरीका है जिसके आधार पर हम संविधानों का वर्गीकरण करते हैं, उसमें तीन चीजें पाई जाती हैं। पहली बात तो ये है कि किसी भी संविधान की उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर हम उसको कंसीडर करते हैं। जैसे भारत का संविधान, इसका निर्माण किया गया है, और ब्रिटेन का संविधान वो धीरे धीरे विकास से आया है। इसको समझने की कोशिश करिए कि कुछ ऐसे संविधान हैं जिनको जो उत्पत्ति होती है उनको धीरे धीरे विकास से हम उनको प्रथाओं परंपराओं के आधार पर एक्सेप्ट कर लिया करते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान और भारत का या अमेरिका का संविधान, इसका निर्माण किया गया है, इसको एक जगह पर लिखा गया है, अलग अलग देशों से उनमें चीजें शामिल की गई। तो ये निर्माण के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर पहली कैटेगरी हम लोग बनाते हैं। और दूसरा ये है कि कानून और प्रथाओं के आधार पर संविधान में कितना स्थान दिया गया है। इसमें लिखित और अलिखित चीजों को हम करते हैं। जैसे भारत का संविधान लिखित है, इसमें प्रथाओं परंपराओं के लिए कोई मान्यता नहीं है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। वहां पर जो कस्टम्स हैं, जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो शासन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और तीसरा एक कैटेगरी है जिसमें हम लोग कहते हैं कि अगर शासन जो संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया सामान्य कानून बनाने के बहुमत से ही हो जाए तो वो लचीला संविधान है, सरल संविधान है जिसको कहेंगे। और अगर सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधन नहीं होता, उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो ऐसे संविधानों को हम कठोर संविधान कहते हैं। तो तीन तरह से संविधानों का वर्गीकरण किया गया। पहला था विकसित और निर्मित संविधान,
दूसरा था लिखित और अलिखित संविधान, और तीसरा था कठोर और लचीला संविधान। तो ये संविधानों के बारे में एक सामान्य सी जानकारी थी। आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।